नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण या फिर कह सकते हो इसे आप संक्षिप्त करना। हमारे कहने का तात्पर्य हुआ, जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। समास को जब तोड़ा जाता है तो सम उपसर्ग निकलता है और आस शब्द निकलता है। सम माने होता है छोटा सा और रूप। आस माने बैठा देना, अर्थात अलग अलग दो शब्दों को आपस में मिलाकर एक छोटा सा रूप उसे धारण कर देना, अर्थात संक्षिप्त कर देना, उसका संक्षेपीकरण करना ही समास कहलाता है। समास में दो पद पाए जाते हैं। एक पद होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे यहाँ पर सम है तो सम को हम यहाँ कहेंगे पूर्व पद है और आस को हम लोग कहेंगे उत्तर पद। तो समास में पदों की संख्या दो होती है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। फिर आपका आता है समास विग्रह। जब हम समस्त पदों के, जैसे एक समस्त पद है समास, इसको जब हम अलग अलग शब्दों में तोड़ देते हैं, इसको पृथक कर देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। तो समस्त पद और समास विग्रह, समस्त पदों के समस्त पद के सभी शब्दों को जब हम खंड खंड कर देते हैं, तोड़ देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास की कुल संख्या 6 होती है। समास 6 प्रकार के पाए जाते हैं। समास का जो पहला भाग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है पहला भाग। समास का जो दूसरा भाग होता है वो तत्पुरुष समास होता है। समास का दूसरा जो भाग हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास का जो तीसरा रूप होगा वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। समास का जो चौथा रूप होगा वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। समास का जो पांचवा भाग होगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। समास का आपका जो छठा भाग होगा वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो समास प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्वंद्व समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका कर्मधारय समास, छठा आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है, प्रत्येक समास में 2 पद पाए जाते हैं। उन्हीं दोनों पद में से कोई ना कोई पद एक प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है, और दूसरा पद या तो गौड़ होगा, या तो दूसरा पद प्रधान होगा तो पूर्व पद गौड़ होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अव्यय से बनता है, अर्थात इसका जो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास अव्यय, अर्थात इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। तो यही पहला पद इसका प्रधान होता है, अर्थात अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा। पूर्व पद इसका प्रधान होगा। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जो खर्च नहीं होते। जैसे अव्यय होता आ धन व्यय। व्यय माने खर्च, आ माने जिसका खर्च हम लोग ना कर सकें। अर्थात अव्यय वे शब्द होते हैं जिनको हम और अधिक खंडों में तोड़ नहीं सकते हैं, वही अव्यय कहलाते हैं। वो अव्ययी भाव समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद गौड़ होता है, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे
यथा, धन, क्रम। तो यथा यहाँ पर पूर्व पद है, पूर्व पद क्या है? यथा है। उत्तर पद क्या है? क्रम है, ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद ही प्रधान है, क्योंकि यथा यहाँ पर क्या है? अव्यय है। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे हो जाएगा क्रम के अनुसार। क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। दूसरा है हाथों हाथ, अर्थात प्रत्येक हाथ। इसका जब करेंगे हम लोग समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक हाथ। जीवन पर्यंत, ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए हम अब पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास यह एक संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, तो चौ अर्थात यह एक संख्या है। कैसी संख्या है? संख्यावाची विशेषण है। अर्थात जिस समास का जो पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। चौराहा तो हो जाएगा चार, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। अर्थात समाहार का मतलब हो जाएगा जहां पर चार रास्ते आकर आपस में मिलते हैं वो होता है चौराहा। ऐसे तिराहा कह सकते हैं, सप्ताह कह सकते हैं। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। और द्विगु समास में क्या होता है? इसका पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। अगला है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? या तो पूर्व पद प्रधान होता था, या तो ये प्रधान होता था, तो उत्तर पद जो होता था वो गौड़ हो जाता था। वो क्या हो जाता था? गौड़ हो जाता था। लेकिन जब हम द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे तो द्वंद्व समास में पूर्व पद भी प्रधान होगा, उत्तर पद भी प्रधान होगा। अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है इस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पहली खूबी है योजक चिन्ह का प्रयोग। अर्थात अभी आपको कहीं पर मिले योजक चिन्ह तो वो जनरली हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन याद रहे इसकी जो दूसरी खूबी है विलोमार्थी। विलोमार्थी अर्थात जो शब्द होंगे, अर्थात भाई दोनों पद इसके प्रधान हैं, माता पिता, तो इसके जो दोनों शब्द हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, विलोमार्थी होना चाहिए और इसके साथ डैश का प्रयोग हो, तब वो किसकी श्रेणी में चला जाएगा? द्वंद्व की श्रेणी में चला जाएगा। किसकी श्रेणी में? द्वंद्व की श्रेणी में चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर भी घर घर कर दे, घर घर, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं, ये अव्ययी भाव का समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर घर घर समान शब्द है और हमने क्या कहा आपसे कि विलोमार्थी होना चाहिए। तो घर घर का अर्थ होता है प्रत्येक घर। क्या होता है? प्रत्येक घर। ये अव्ययी भाव का समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में इतना याद रखें योजक चिन्ह के साथ साथ उसका अपोजिट होना बहुत जरूरी होता है। वो द्वंद्व समास की श्रेणी में आ जाता है। किसकी श्रेणी में आ जाता है? द्वंद्व समास की
श्रेणी में आता है। अगला समास हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जैसा कि मैंने बताया दो पद होते हैं, तो इसका जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद, वो विशेषण होगा। उत्तर पद इसका जो होगा वो आपका विशेष्य हो जाएगा। तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। तो पीत माने हो जाएगा पीला, तो पीला क्या होता है, विशेषण होता है, और अंबर तो आपका ही। तो पीतांबर क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, जिसका पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष। ये अंबर की विशेषता बता रहा है। विशेषण विशेष में ये अंतर होता है, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, क्या है जिसका अंदर, वो हो जाएगा विशेषण। विशेष क्या होते हैं, ये विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे लंबोदर, तो जैसे नीला ग्रह, तो ग्रह की विशेषता नीला बतला रहा है, ये विशेषण है। और जैसे कहते हैं बहुत नीला, तो नीला तो विशेषण हो गया, बहुत क्या हो जाएगा आपका, विशेष हो जाएगा। अर्थात विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग क्या कह देंगे, कर्मधारय समास। ठीक है। अगला हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अभी तक हमने पढ़ा है या तो पूर्व पद प्रधान या तो उत्तर पद प्रधान या उत्तर पद गौड़। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ाया। लेकिन बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, कोई तीसरा पद निकल कर आ जाता है। तीसरा पद जो होता है वो हो जाता है प्रधान, तो हो जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, अर्थात 10 आनन हैं जिसके, तात्पर्य निकल के आएगा रावण। तो दशानन 10 आनन दो शब्द हो गए, इनका हम विग्रह कर रहे हैं तो निकल कर रहा है रावण निकल रहा है, क्योंकि भाई आनंद जो है मुख है, 10 मुख वाला कोई दुनिया में नहीं हुआ, केवल रावण हुआ। तो अर्थात ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, कोई तीसरा पद हो जाएगा प्रधान, हो जाएगा दशानन। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अंतिम समास आपका बच गया अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद गौड़ हो जाए, पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान हो जाए, वो हो जाए प्रधान, तो वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे यश प्राप्त हो जाएगा, यश को प्राप्त, ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। अब शेष आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आज के दिन बस इतना ही। अगर हमारा
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।